RH सिस्टम, इसको हम बोलेंगे रेहिसस फैक्टर। जो RH फैक्टर होता है इसके बारे में हमने पढ़ना है। RH जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया? ये आया रेहिसस से आया, रेहिसस मंकी से आया। अब RH फैक्टर क्या होता है, हम डायरेक्टली इस पे बात करते हैं। सबसे पहले RH फैक्टर जो है वो देखा गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उस एक्सपेरिमेंट में मंकी का जो है वो इस्तेमाल किया गया, मंकी के ब्लड का इस्तेमाल किया, रेहिसस जो मंकी है उसके ब्लड का इस्तेमाल किया गया और ये देखा गया कि उसका जो ब्लड है, लैंडस्टेनर ने किया था, उसने रैबिट लिया। पहले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था रैबिट पर, रैबिट लिया और उस रैबिट में ये जो रेहिसस मंकी है उसका ब्लड इसमें एंटर किया, रैबिट में। तो पता ये चला कि ये जो रैबिट है इसमें प्रोड्यूस हुआ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन हो गई, यानी एक किस्म का इम्यून सिस्टम इसमें क्रिएट हुआ। बाद में जो पिग है उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया, इसको पढ़ते हैं, इस वर्ड को हम जीनिया पिग कहते हैं, GUI को GI और NEA को NI पढ़ते हैं, तो इसको हम ऐसे जीनी पिग पढ़ते हैं, ठीक। तो इस पिग पे जब एक्सपेरिमेंट हुआ, सेम चीज रिपीट की गई कि वो जो रेहिसस मंकी है उसका ब्लड इसमें एंटर किया और ये वहां पर भी दिखा कि इसमें भी इम्यूनाइजेशन हुई। इम्यूनाइजेशन क्या हुई? जब इसका ब्लड इसमें एंटर किया तो जो ही जो मंकी का ब्लड इसमें एंटर किया तो रैबिट ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली, एंटीबॉडीज बना ली और जो इसका ब्लड था उसमें क्लंपिंग हो गई। क्लंपिंग मींस कि वो रेड ब्लड सेल जो है वो सब एक साथ जमा हो गए, इसके जो इसमें एंटर किए हुए थे, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल में कोई एंटीजन तो था और उस एंटीजन की वजह से रैबिट के जो ब्लड ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली। अब सेम चीज पिग में रिपीट किया और जो रेहिसस मंकी है उसका ब्लड इसमें एंटर किया और जब इसमें एंटर किया तो इसके ब्लड ने भी इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से जो ब्लड हमने इसमें एंटर किया था उस ब्लड की जो है क्लंपिंग हो गई, जिसको हम एग्लूटिनाइजेशन कहते हैं, वो हो गया। अब बाद में क्या किया, ये जो पिग है इनका ब्लड, जो पिग को जिसको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था उसका ब्लड जो है वो ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस किया, चेक करने के लिए ह्यूमन ब्लड में इंट्रोड्यूस किया गया और वहां से ये पता चला कि कुछ ह्यूमंस में ये जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ और कुछ ह्यूमंस में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब फिर ये तो पता करना था कि कुछ में जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ वो क्यों हुआ और कुछ में क्रिएट नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। जिनमें इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ उनको कहा जाता है RH पॉजिटिव और जिनमें इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ उनको कहा जाता है RH नेगेटिव। अब इम्यून रिस्पॉन्स जिनमें क्रिएट हुआ उनमें ऐसा क्या है, उनमें एक जीन है जिसको हम रेहिसस D जीन कहते हैं। ये एक जीन है, जैसे हमने कल पढ़ा था, जो ब्लड ग्रुप है उसका जो जीन है वो I है और उसके अलील्स हैं IA, IB और IO। एक और अलील है वो है D। ये जो D है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये D है ये जो RH फैक्टर है ये प्रोड्यूस करने के लिए है। RH फैक्टर होता क्या है? RH फैक्टर जो है ये एक प्रोटीन होता है जो ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर किसी में ये वाला जो जीन है प्रेजेंट होगा तो उसमें वो प्रोटीन बनेगा और जिसमें वो प्रोटीन बनेगा उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव और जिसमें ये वाला जीन नहीं होगा तो उसमें वो प्रोटीन नहीं बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव बोलेंगे। तो RH पॉजिटिव होता है कि जिसमें वो प्रेजेंट हो, जिसमें वो प्रोटीन जो है रेहिसस फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है और जिसमें वो नहीं है उसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव। अब पॉजिटिव जो होता है ये एक डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट, और जो RH नेगेटिव है ये रिसेसिव है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव आपको पता है, डोमिनेंट जो अपना इंपैक्ट शो करता है, रिसेसिव जो तभी शो कर सकता है जब दूसरा भी रिसेसिव हो। फिर एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक फीमेल जो RH नेगेटिव हो, जो RH नेगेटिव हो और अगर वो फीमेल की मैरिज एक पर्सन से होती है जिसका ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है, तब होगा क्या? जब फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उसमें प्रॉब्लम ये रहेगी
कि वो जो इन्फेंट होगा, जो एम्ब्रियो होगा, क्योंकि जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उस एम्ब्रियो में क्योंकि पॉजिटिव होता है डोमिनेंट, तो इस एम्ब्रियो का जो ब्लड है वो होगा RH पॉजिटिव। ठीक, अब ये जो एम्ब्रियो है इसका ब्लड है RH पॉजिटिव, तो तब क्या होगा, ये जो मैटरनल सर्कुलेशन है, क्योंकि प्लेसेंटा के साथ ये जुड़ा होता है, मदर के यूट्रस के साथ, प्लेसेंटा के साथ ये जुड़ा होता है। अब मैटरनल ब्लड जो है, जो मदर का ब्लड है वो है नेगेटिव, जो एम्ब्रियो का ब्लड है वो है पॉजिटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव है एम्ब्रियो, नेगेटिव है मदर का ब्लड, RH नेगेटिव है, तो जो मदर का ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी? इस एम्ब्रियो के अगेंस्ट क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज बनेंगी। जैसे यहां पर है, ये फेटल RH पॉजिटिव है, रेड ब्लड सेल इसके RH पॉजिटिव है, यानी इसमें वो RH फैक्टर प्रेजेंट है, और ये मैटरनल सर्कुलेशन है। अब होगा क्या, जो फेटल RH पॉजिटिव, जो फेटस के RH पॉजिटिव सेल्स हैं, वो कुछ प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए वो पहुंचेंगे मदर के ब्लड में। जब वो मदर के ब्लड में पहुंचेंगे तो जो मैटरनल सर्कुलेशन है, वो जो मदर का ब्लड है उसके व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे और वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। जब वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, मैटरनल एंटी-RH एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को जो मदर के जो ब्लड में एंटीबॉडीज बनेगी जो एंटी-RH फैक्टर होंगी, क्योंकि इसमें RH फैक्टर है, मदर में RH फैक्टर नहीं है, तो इस एंटी-RH एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी मदर में, वो प्लेसेंटा से पास होंगी और वो यहां तक पहुंचेगी, जिस वजह से क्या होगा, एग्लूटिनेशन ऑफ फीटल RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स लीड्स टू SDN। इससे ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो इसमें जो ब्लड सेल्स हैं, एम्ब्रियो में जो ब्लड सेल्स है, इनका एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन होता है क्लम्पिंग, यानी सारे ब्लड सेल फ्री नहीं रहेंगे, वो सब ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, इस तरीके से क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड सेल की। तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? उस टाइम जो प्रॉब्लम होती है, जिसको HDN कहते हैं, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इसको कहा जाता है, ये HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जो उस टाइम पर प्रॉब्लम होती है उसको कहेंगे हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और इस वजह से जो फीटस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। फीटस से कुछ ब्लड सेल RH पॉजिटिव वाले वो निकल के मदर के ब्लड में चले गए, इस वजह से मदर का जो ब्लड है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडीज इससे क्रॉस करके, प्लेसेंटा से क्रॉस करके यहां पर पहुंचेंगी और वो क्या करेंगी? एग्लूटिनेशन ऑफ फीटल RH पॉजिटिव, फीटस में जो RH पॉजिटिव है उसका एग्लूटिनेशन करेंगे, जिस वजह से HDN होगा, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और इससे होता क्या है? इससे जो न्यूबॉर्न है इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि चांसेस ये रहते हैं। क्यों ऐसे चांसेस रहते हैं? क्योंकि इसमें है RH पॉजिटिव और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, वो एंटीबॉडीज इसके RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो एम्ब्रियो का ब्लड जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी क्लम्पिंग हो जाएगी और ब्लड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे कपल में अगर फीमेल RH नेगेटिव हो, मेल RH पॉजिटिव हो, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड जब तक प्रोड्यूस होता है तब तक एंटीबॉडीज जो है वो बनना शुरू होती हैं और बन जाती हैं, लेकिन उनमें जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज हैं वो पॉसिबल नहीं होती। फिर फर्स्ट चाइल्ड अगर हो जाए तो उसके बाद बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनका एक चाइल्ड होता है, उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। अगर कंसीव करेंगे भी तो वो अबॉर्ट हो जाता है। उसका मेन रीजन जो है वो यही होता है कि जब RH पॉजिटिव जो है मेल है और RH नेगेटिव जो है वो फीमेल है, और उस टाइम पर फर्स्ट चाइल्ड जब बन जाए तब तक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका होता है मदर का अगेंस्ट द एंटीजेंस, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। इसी डिजीज को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो खत्म हो जाते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इसको कहा जाता है, या इसी को HDN कहा जाता है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझोगे, ये एक प्रोटीन होता है जिसको बनाने का काम करता है
एक जीन जिसको हम कहेंगे जो डी जीन प्रेजेंट होता है वो ये बनाता है। ठीक, ना ए है ना बी है ना ओ है, डी जीन है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिनमें वो होगा उनमें आर एस फैक्टर बनेगा, और जिनमें वो नहीं होगा इसमें आर एस फैक्टर नहीं बनेगा। और आर एस फैक्टर जो है अगर पॉजिटिव है तो वो डोमिनेंट है, और अगर नेगेटिव है तो वो रिसेसिव है। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें पढ़ना है वो है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब हम समझेंगे ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड क्लॉट कैसे बनता है। नेचुरली ब्लड क्लॉट बनता है 2 से 8 मिनट में, 2 से 8 मिनट में ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाता है। हमारी बॉडी में एक खास किस्म का एंजाइम होता है, एक खास किस्म का प्रोटीन होता है, उसका नाम है हिपैरिन, HEPARIN। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कभी भी कहीं पर भी ब्लड क्लॉट बन सकता है। अब ये हिपैरिन क्या है? ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड सेल के अंदर कहीं पर भी ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता है। और अगर कहीं पर, जैसे हम हार्ट अटैक सुनते हैं ना, हार्ट अटैक हुआ तो उसका मेजर कॉज ये होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी ये साइनस, सॉरी कोरोनरी आर्टरी, और हमने पढ़ा था कोरोनरी वेन। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है अपने ही हार्ट के सेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो हार्ट के चेंबर से थोड़ा इस चीज को समझना, ये हार्ट का चेंबर है, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कोरोनरी आर्टरी में, और कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट के हर एक सेल तक पहुंचाता है, क्योंकि हार्ट सेल को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। अब पहले फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हो तो पहले जैसे आप 10,000 आप कमा रहे हो, 10,000 में कम से कम 2,000-3,000 आप खुद पे भी खर्चा करोगे, अगर 6-7 हजार आप घर वालों को दोगे। हार्ट का भी यही काम है। अगर हार्ट ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट है वो अपने सेल की भी पूरी करेगा ना। तो वो हार्ट क्या काम करता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, ये उस ब्लड को कोरोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर भेजता है, हार्ट के सेल्स के पास। और हार्ट के सेल्स जो हैं वो, हार्ट के सेल्स में ऑक्सीडेशन होती है और यहां पर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है किसके थ्रू, कोरोनरी वेन के थ्रू, और वो वापस किस में आता है, वो आता है राइट ऑरिकल के पास, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यही है ना। अब कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के सेल्स को ब्लड देती है, कोरोनरी वेन जो है वो हार्ट के सेल से ब्लड को वापस लाती है। हार्ट अटैक कैसे होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, जब नेचुरली कहीं पर ब्लड क्लॉट बन जाता है और वो ब्लड क्लॉट जो है मूव करके पहुंचता है कहां पर, कोरोनरी आर्टरी में। ये कोरोनरी आर्टरी है फॉर एग्जांपल, इसमें ब्लड क्लॉट पहुंच गया, यहां पर बंद हो गया, क्या इससे आगे ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड जाएगा? नहीं। अब हार्ट के सेल्स को कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या वो एटीपी बना पाएंगे? नहीं। हार्ट में पेन स्टार्ट होगा, और वो पेन स्टार्ट होगा उसके बाद जो है वो, इसमें ये भी हो सकता है, एक स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और उसमें जब हार्ट सेल्स जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काम करना बंद कर देंगे। जब वो काम करना बंद कर देंगे तो जो पंपिंग है हार्ट से जो होती है वो नहीं हो पाएगी। जब वो पंपिंग नहीं हो पाएगी तो हार्ट अटैक उसको हम कहते हैं। तो हार्ट अटैक ये चीज होती है, डिफरेंट और भी बीमारियां होती है, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी है जब इसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है, हमारी बॉडी में ये जो हिपैरिन है, हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता है, लेकिन कभी किसी रीजन की वजह से अगर बन जाए तो उससे प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अब ब्लड क्लॉट कैसे बनता है,
किस तरीके से क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉट मैंने पहले कहा कि 2 से 8 मिनट में होता है। ब्लड क्लॉट जब बनता है तो प्रोसेस क्या होता है, जो सबसे पहले जैसे इंजर्ड पार्ट है, जैसे यहां पर ये इंजर्ड पार्ट हो गया, ये कोई किसी जगह पर कट लग गया। अब ये जगह किसी जगह पर जब कट लग जाता है, उस टाइम पर क्या होता है, वहां पर जहां पर कट लग गया वहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं। प्रोसेस ये है कि क्लॉट कैसे होता है, जब किसी जगह पर कट लग जाता है तो वहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज हो जाते हैं वो क्या काम करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, उसको ये अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहां पर कट लग गया, अब जब यहां से ये कट लग जाएगा तो यहां से जो है वो ब्लड सेल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जब ब्लड सेल्स इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, होगा क्या, फिर यहां पर कुछ केमिकल रिलीज होंगे जो किसको अट्रैक्ट करेंगे, प्लेटलेट्स को उस इंजर्ड साइट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब प्लेटलेट्स उस इंजर्ड साइट की तरफ पहुंचेंगे, इसमें अब व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, फिर क्या होगा, इसमें 2 प्रोसेसेस होंगे। एक प्रोसेस जो है वो होगा जिसमें वैसोकॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, वैसोकॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, वैसोकॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे यहां पर आप यहां पर इसका साइज देख रहे हो, बड़ा है ना, ये साइज इस जगह पर बड़ा है, लेकिन फिर यहां पर साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको वैसोकॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वैसोकॉन्ट्रैक्शन होता है जिस जगह पर कट लगता है वो वाली साइड जो है उसका जो स्पेस होता है, जैसे ल्यूमिन हम जिसको कहेंगे, जो स्पेस सेंटर के थ्रू होता है, वो स्पेस कम होता है, जिसको हम वैसोकॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है उसमें। जब उसका स्पेस कम हो जाएगा ना, वहां की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो वैसोकॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें स्मूथ मसल्स इन द वेसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्लड वेसल वॉल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो इस वॉल, ब्लड वेसल की वॉल को बनाते हैं, इन वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है नियर द इंजरी पॉइंट, जहां पर इंजरी होती है, रिड्यूसिंग ब्लड लॉस, जिससे ब्लड लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये इतना पोर्शन है, कहीं यहां पर कट लग गया तो ये पोर्शन जो है वो इस जगह पर थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे इस जगह पर कम हो जाएगा जहां पर कट लगता है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वहां से कम हो जाए और लॉस ऑफ ब्लड क्या हो, कम हो। एक तो ये होता है। दूसरा होता है क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां पर अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, अब ये प्रोसेस किस तरीके से होगा इसको हम समझते हैं जरा। प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कौन करता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द इंजरी साइट। इंजरी जहां पर हुई, जैसे यहां पर इंजरी हुई, यहां से कुछ केमिकल रिलीज होंगे और वो केमिकल जो है वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। फिर बाय कॉन्टैक्ट विद अंडरलिंग कोलेजन, इसमें होता है कोलेजन फाइबर्स जो कि प्रोटीन होता है, उसके साथ कांटेक्ट में आकर जो प्लेटलेट्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है। इस साइड की तरफ प्लेटलेट्स ज्यादा ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं बिकम स्पाइक्ड एंड स्टिक टू ईच अदर एंड द वॉन्ड साइड। प्लेटलेट्स जो है वो सारी आ जाती हैं जहां पर वॉन्ड जो है, जख्म जहां पर होता है, जहां पर कट लगता है, फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग। ये प्लेटलेट प्लग बनाता है, ये प्लेटलेट्स यहां पर जमा हो जाती है। अब सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा ना कि प्लेटलेट्स यहां पर आ गई और काम पूरा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब प्लेटलेट्स जो है वो इसमें होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा उसको हम समझेंगे। कट लग गया कहीं पर, प्लेटलेट्स वहां पर आ गए। अब प्लेटलेट्स क्या काम करेंगे, यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो यहां पर एक एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जिस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेस। यहां पर जो प्लेटलेट्स है उसमें होगा PLASTIN, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो मेन काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है क्या बनाने में, एक एंजाइम बनाने में। उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेस। वो प्रोथ्रोम्बिनेस क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिनेस जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है? ये थ्रोम्बिन, यहां पर फिब्रिनोजन लिखा है ना, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब ये हो गया इसका पूरा साइकिल, इसको अब समझना है। जब किसी भी साइट पर इंजरी हो जाती है तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो वैसोकॉन्ट्रिक्शन होती है, साइज वहां का कम हो जाता है ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए। दूसरा, जब वो किसी केमिकल को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, प्लेटलेट में होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है प्लेटलेट में, वो हेल्प करता है इसको प्रोथ्रोम्बिनेज को बनाने में। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है? एक एंजाइम है, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन जब प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने में हेल्प करता है, इसमें लगते हैं कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन की यहां पर जरूरत होती है। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या काम करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को जो इनएक्टिवेटेड होता है, ये इसको एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। इसके लिए भी यहां पर कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन से हेल्प होगी तो बनेगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, फिर ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो है फिब्रिन, ये होगा एक मोनोमर यानी एक सिंगल होगा। अब इसमें होगी पॉलीमराइजेशन, इस फिब्रिन की होगी पॉलीमराइजेशन। आपको पॉलीमराइजेशन का कुछ पता है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन होता है जहां पर आपके पास जैसे एक फिब्रिन है, ये एक फिब्रिन है, एक फाइबर है, एक फिब्रिन है। ये फिब्रिन जो है मल्टीप्लाई करके बहुत सारे फिब्रिन्स बनाएगा इस तरीके से, ऐसे। और वो जो नेटवर्क है वो इस तरीके का बनेगा कि इसमें कुछ जो है इस तरीके से होंगे और कुछ इस तरीके से मैश जैसा बन जाएगा, जैसे छाननी होती है ना, उस तरीके से वो बन जाएगा। और अब ये क्या काम करेगा? जब इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा, फिर जैसे यहां से रेड ब्लड सेल आएगा, यहां से व्हाइट ब्लड सेल आएगा, बाकी प्लेटलेट्स आएंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। या इसके अलावा कभी कभी जब बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्टिन और जो मायोसिन हुए, एक्टिन और मायोसिन जो कि प्रोटीन्स हमारे मसल सेल्स में होते हैं, इनको भी जब रेड ब्लड सेल यहां से आएगा, इसको यहां पर प्लग इन कर देगा। इनके बीच में, मैश के बीच में ना, ये जो पूरा बनता है, ट्रैप बनता है, इसके बीच में इसको जोड़ देगा। व्हाइट ब्लड सेल आएंगे, वो भी यहां पर स्टक हो जाएंगे, प्लेटलेट्स यहां पर स्टक हो जाएंगे, एक दीवार जैसी बन जाएगी, क्लॉट हो गया। और फिर उस क्लॉट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्टिन और मायोसिन भी इसमें जो है वो इस मैश में जमा हो जाएगा और ये पूरा थिक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से क्लॉटिंग कंप्लीट होती है। यहां पर क्या लिखा है? कोगुलेशन। इन कोगुलेशन फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, विच फॉर्म्स अ मैश दैट ट्रैप्स मोर प्लेटलेट एंड एरिथ्रोसाइट। जो एक मैश जैसा बनाता है, प्लेटलेट आया यहां से, यहां जमा हो गया, एरिथ्रोसाइट आ गया, वो भी, व्हाइट ब्लड सेल आ गया, वो भी, ये पूरा जमा हो जाएगा और एक क्लॉट बन जाएगा। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। फिब्रिन जो है ये प्लेटलेट्स को, एरिथ्रोसाइट्स को पूरा प्लग इन करते हैं और किसी भी चीज को वहां के थ्रू पास होने नहीं देते हैं। इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। समझ आया ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? अब कहीं कट लग गया, एक तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दूसरा प्लेटलेट बहुत सारे आ जाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने में हेल्प करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, पॉलीमराइजेशन होगी, बहुत सारे फिब्रिन्स बनेंगे, उसका एक पूरा मैश बनेगा, रेड ब्लड सेल आएगा, स्ट्रक हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल आएगा, स्ट्रक हो जाएगा, प्लेटलेट आएगा, स्ट्रक हो जाएगा, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। समझ आ गया? अब अगर कोई पेशेंट ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें शुगर लेवल हाई होता है, तो उन पेशेंट्स में जिनमें शुगर लेवल हाई होता है, उनमें ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाती। ठीक, क्योंकि उनमें जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजन है, जो लेवल चाहिए उसका, वो अवेलेबल नहीं हो पाता। आप यहां पर भी देख सकते हो क्लॉटिंग कैसे होती है। कट लग गया, डैमेज ब्लड वेसल्स, इससे क्या होगा? एक तो वैसो कंट्रक्शन होगा, लिमिटेड ब्लड फ्लो करेगा और प्लेटलेट्स को वहां पर जो है वो आ जाएंगे। प्लेटलेट क्या काम करेंगे? वो प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? फिब्रिन में। फिब्रिनोजन कैसा होता है? सॉल्युबल। फिब्रिन
इनसॉल्युबल, ये किसी भी चीज को एंटर होने नहीं देगा, ये पूरा मैश जैसा बनाएगा, फेब्रिन स्ट्रैंड्स, ब्लड क्लॉट, इसमें ब्लड जो है इसमें जमा हो जाएगा, ये पूरा ही क्लॉट बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉट कहेंगे। इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है